ये आसमान का इशारा है, कल का सूरज तुम्हारा है। बच्चों चैलेंजर सीरीज आ रही है, अब न्यू पैटर्न जो बोर्ड का नया पैटर्न है उस पे बेस्ड आप ही लोगों की डिमांड पर आपको कराया जाने वाला है ऑब्जेक्टिव टर्म 1 एग्जाम्स के लिए तैयार, और आपको उसमें कराई जाएगी चैलेंजर सीरीज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस। रुक जाना नहीं तू कभी हार कर, कांटों पे चलकर मिलेंगे साए बाहर के, ओ राही। सो माय डियर चैलेंजर्स, welcome to all of you. I am Shweta Sharma. Welcome to all of you in this challenger series. Today we will start new chapter in this series. बच्चों इससे पहले हम लोग पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर। बच्चों कोई भी सिचुएशन आए लाइफ में, कभी भी कोई भी परिस्थितियाँ हो, कभी भी आपको रुकना नहीं है, सिर्फ आगे बढ़ते जाना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर चैप्टर। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा, मैम रियल नंबर ही क्यों? देखो 9th में आपने पढ़ा था नंबर सिस्टम, 10th में आ गया है रियल नंबर, 11th में आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो ये तो चलता ही रहेगा। डरा नहीं रही हूँ बच्चों मैं आप लोगों को। अब ये मत पूछना कि मैम 10th में रियल नंबर क्यों, 9th में तो नंबर सिस्टम था। भाई जनता जवाब चाहती है बट आंसर कौन देंगे? रमेश पोखरियाल जी। तो चलो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक रियल नंबर। इसमें बेटा आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम रियल नंबर चैप्टर के अंदर ये 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। रियल नंबर इन रियल वर्ल्ड, यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। सो वन बाय वन हम इन तीनों टॉपिक्स को समझेंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन जिसका जनता जवाब चाहती है, रियल नंबर ही क्यों, वाई? सो देखो रियल नंबर, कैन यू इमेजिन बच्चों योर लाइफ विदाउट नंबर्स? कभी सोचा है आपने हमारी जिंदगी में अगर नंबर्स नहीं होते क्या होता? सबसे बड़ा आंसर तो आपके माइंड में ये आ रहा होगा, मैम नंबर्स नहीं होते तो एग्जाम में परसेंटेज कैसे आती, मार्क्स कैसे आते, तो हम पढ़ाई कैसे करते, फिर मैथ्स का जनरेशन कैसे होता? हाँ, विदाउट नंबर तो मैथ्स ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के कभी कभी होता है, क्यूरियोसिटी होती है हमारे माइंड में, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस आने चाहिए, दिस इज नेचुरल। तो व्हाई कैन वी लिव विदाउट नंबर्स? क्या आप लोगों ने कभी सुना है कि कोई बिना नंबर्स की भी लाइफ हो सकती है? देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, क्या है ये जो आपको पूरा स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पे? अमेज़न का जंगल। क्या है ये? अमेज़न का जंगल, फॉरेस्ट। ठीक है, इस फॉरेस्ट में आज भी ऐसी ट्राइब्स हैं, ऐसी जातियां हैं जो हमारे रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड नहीं है, वो आज भी विदाउट नंबर्स रह रही हैं, एंड दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। दिस इज वेरी डिफिकल्ट कि इस टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में इन सारी फैसिलिटीज जो हम यूज कर रहे हैं उनके बिना रहना, बट कुछ ट्राइब्स हैं ऐसी जो फॉरेस्ट में आज भी रह रही हैं और उनका रहन सहन बहुत हजारों सालों पुराना चल रहा है अभी। ठीक है, तो उनकी लाइफ में नंबर्स इतने नहीं है। इवन एक ट्राइब ऐसी है जिसकी लाइफ में सिर्फ 5 नंबर्स है, 1 to 5 है उनके। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन different areas and tribes. Okay, so thank God we are living in this world. So guys, प्रोफेसर रिचर्ड थे, उन्होंने कहा था नंबर्स आर फ्री क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन माइंड। ये एक फ्री क्रिएशन है। जैसे आप लोगों को हम आज सबसे पहले मैं आपको नंबर लाइन समझाना चाहती हूँ। देखो रियल नंबर इन रियल वर्ल्ड, तो हम इसका एग्जिस्टेंस समझेंगे और उसके बाद हम मेन कॉन्सेप्ट पे चलेंगे जो हमारा है यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिथम इन दिस वीडियो। ओके, सो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, बहुत सारी आपको चीजें पता चलने वाली है। सो रियल नंबर, द सेट ऑफ रियल नंबर डिनोट्स आर, ये तो इसका सिंबल हो गया। ठीक है, रियल नंबर क्या है अभी हम नंबर लाइन पे देखेंगे। अब अगर रियल, देखो जहां पे पॉजिटिव होता है वहां नेगेटिव भी होता है, जहां दिन होती है वहां पे रात भी होती है। गॉट इट? तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो रियल नंबर है तो ऑफ कोर्स इमेजिनरी नंबर भी होंगे। अब ये इमेजिनरी नंबर होते क्या हैं, क्या होते हैं?
भाई जो रियल नहीं है वो क्या हो जाएंगे, जो रियल नहीं है वो हो जाएंगे इमेजिनरी नंबर। आगे आने वाली क्लासेस में आप जरूर पढ़ोगे इसके बारे में। ऑल द नंबर्स हुज स्क्वायर इज नेगेटिव आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। देखो जब जहां भी आपने पढ़ा है 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, बट अगर कोई ऐसा एक स्क्वायर है जिसका रिजल्ट नेगेटिव नंबर आ रहा है, सपोज नेगेटिव ए आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव ए आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, एक इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक है, डिटेल में आप आगे की क्लास में पढ़ोगे। जो बच्चे मैथ्स लेंगे, जो बच्चे मैथ्स नहीं लेंगे उनकी बल्ले बल्ले उनको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, बट दिस इज नॉट नेसेसरी। आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, RMO, IMO और अदर ओलंपियाड्स, मैथमेटिक्स ओलंपियाड्स, तो आपको इमेजिनरी नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। चलो अब पढ़ते हैं हम लोग नंबर लाइन के बारे में। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं बेटा पुरानी इन्फॉर्मेशंस को ही। देखो ये क्या है, हमारी एक नंबर लाइन है, इसको हम बोलते हैं रियल नंबर की लाइन। अब आप ये मत बोलना कि मैम इमेजिनरी नंबर की लाइन भी होती है क्या, पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में ज़रूर पढ़ेंगे, बट यहाँ पे अभी हम रियल नंबर पे कॉन्सेंट्रेट रहेंगे। रियल नंबर की जो ये लाइन है इसमें आप ध्यान से देखो, इधर आपके क्या आ रहे हैं, ये सारे नेगेटिव नंबर्स, और इधर आ रहे हैं आपके पॉजिटिव नंबर, और नंबर्स कहाँ तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक, बिकॉज ये तो फ्री क्या है, फ्री माइंड का ह्यूमन क्रिएशन है। ठीक है, तो ये तो नंबर्स तो कितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब इनका इन्वेंशन हुआ होगा, जब ये नंबर्स हमारी लाइफ में एग्जिस्ट किए होंगे, जिसने भी इन्वेंट किया है, धीरे 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 उसका इवॉल्वेशन हुआ है, इवॉल्व हुए नंबर्स। जैसे पहले 0 नहीं था, पहले सिर्फ क्या थे 1 2 3 4 5, इस तरह से टिल 9 आया। 0 का आपको पता होगा कि 0 का इन्वेंशन भारत में हुआ है। 0 दिया मेरे भारत ने, भारत ने, हाँ भारत ने, एक मूवी थी पूरा पश्चिम, उसका सॉन्ग है, ये बहुत फेमस सॉन्ग था एक जमाने में। तो ये क्या है 1 2 3 4 5 6 क्या है ये बच्चों, ये नेचुरल नंबर्स है जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप किसी भी बच्चे को, एक छोटू बच्चा है, कोई नाम ले लिया अपने की, छोटू को बोला कि भाई काउंटिंग स्टार्ट कर, तो हर बच्चा क्या करता है काउंटिंग स्टार्ट, 1 2 3 4 5। जो भी बच्चा नया लर्निंग करता है, छोटे छोटे आप लोगों ने अपने देखे होंगे सिबलिंग्स को, कजन्स को, उसको अगर गिनती करने के लिए बोलते हैं तो क्या बोलता है स्टार्टिंग में 1 2 3। कभी कोई बच्चे को हम ऐसे सिखा दें क्या भाई 0 से बोलना है स्टार्ट कर, 0 1 2 3। रेयरली 1 या 2 ऐसा एग्जाम्पल मिलेगा आपको, बट ऑलमोस्ट सारे बच्चे 99% बच्चे 1 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 10 तक गिनती सुनाओ। तो ये सब क्या है, ये एग्जिस्टेंस है भाई। अगर आपको कोई भी चीज़ का आदान प्रदान करना है, कोई चीज़ बतानी है कि दैट इज हाउ मेनी काउंट, अगर आपको बताना है तो आप कैसे बताओगे, दिस इज 1 पेंसिल, दिस इज 2 चॉकलेट, दिस इज 4 मोबाइल्स। तो ये क्या है, नेचुरल नंबर है, तो इन्हें प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स, जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। अब इन्वेंशन हुआ 0 का, जैसे ही 0 आया लाइफ में, तो 0 को आते ही क्या हो गया, एक कंप्लीटनेस आ गई। अब देखो जहां 1 2 3 9 था, वहां 0 के आते ही क्या हो गया, कंप्लीटनेस आ गई। 0 से लेके 9 तक हो गए। अब आगे के नंबर्स भी बन गए, 10 बन गया, 20 बन गया, क्या हुआ 1 के आगे 0 लग गया, 10 20 30 ऐसे बन गए। तो ये कंप्लीटनेस के लिए हम इसको 0 को अगर हमने इंक्लूड कर दिया तो दिस सेट ऑफ नंबर्स को हम बोल देंगे होल नंबर्स। होल का मतलब क्या होता है, कंप्लीट, पूरा, पूर्ण संख्याएं। गॉट इट। अब ये सारे क्या हो गए आपके होल नंबर्स। अब अगर सपोज मैंने आपको 100 रुपए दे दिए, तो मेरे पास थे 500 रुपीज, तो 100 रुपए मेरे पास से चले गए, मैंने आपको दे दिया, आपने बोरो कर लिए, तो मेरे पास कितने रह गए 400। तो माइनस कितना हुआ, -100 हुए। तो भाई नीड हो गई, अब नीड पैदा हो गई नेगेटिव नंबर्स को लाने के लिए दुनिया में। तो हमने नेगेटिव नंबर्स का भी इजाद कर लिया, वो हो गए नेगेटिव नंबर। अगर वही जो नेचुरल नंबर्स थे हमारे, उन्हीं में अगर आगे ऐसा माइनस साइन लगा दिया तो वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव नंबर्स। मतलब आपने किसी को उधार दे रखा है, तो आपके अकाउंट्स में से उतने पैसे चले गए, तो वो कितना हो गया, नेगेटिव नंबर्स में आ गया। तो यहाँ नेगेटिव नंबर्स की जैसे जैसे जरूरत महसूस होने लगी, ये एग्जिस्टेंस में आने लगे। तो दीज आर द नेगेटिव नंबर्स। अब इन नेगेटिव नंबर्स का सेट, पॉजिटिव नंबर्स का सेट और 0 का सेट, ये मिला के कंप्लीट क्या हो गया, एक इंटीजर्स नंबर्स का सेट।
क्या हो गया, एक इंटीजर्स नंबर। अगर एक कंप्लीट नंबर हम लेते हैं, लाइक 1 लिया हमने, 2 लिया और इधर से -1 लिया, 0 लिया, तो ये सब क्या हो गए, इंटीजर्स, जो कि कंप्लीट नंबर है। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर को मिला के हमने ये एक सेट बना दिया Z। ये आपको सेट पता है ना, सेट मतलब एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको इस तरह से सारे नंबर्स लिखने हैं। ये कहाँ से चल रहा है, -इनफाइनाइट से ये +इनफाइनाइट तक चल रहा है। तो ये क्या हो गया, सेट ऑफ नंबर्स जो कि हो गए इंटीजर नंबर। इस तरह से उनको रिप्रेजेंट करते हैं अपन। ओके, गॉट इट। कुछ नहीं समझ में आता है, कभी कोई दिक्कत हो जाती है, आप लोग बिंदास कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ओके, आप लोगों का जो प्यार है कमेंट बॉक्स में हमें मिलता रहता है, हम उन्हें पढ़ते रहते हैं और इसी तरह से भर भर के कमेंट करो, जितना हो सकता है उतना शेयर करो, लाइक करो एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे बच्चों। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो कभी नहीं भूलना। जो भी आज पहली बार इस वीडियो को देख रहा है बच्चा, तो मैं आपको बता दूं, आप चैलेंजर सीरीज में जाके इंग्लिश, मैथ्स, साइंस सबके वीडियो लेक्चर्स आपको अवेलेबल है और 100% आपको मिलने वाला है। जितना भी आपका 10th का सिलेबस है पूरा कवर हो जाएगा बहुत जल्दी, कुछ ही महीनों में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। ओके बच्चों, तो देखते हैं अब अपन इनका सेग्रीगेशन। देखो, रियल नंबर्स का सेग्रीगेशन जो हमने करेंगे, मोस्टली हम इसे रैशनल और इरेशनल नंबर्स में डिवाइड करेंगे। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं बेटा, जो कि नंबर्स टर्मिनेट हो जाते हैं। आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा, मैं फिर भी आपको एक रिकॉल करा देती हूँ। और आगे भी हम रिविजिट करने वाले हैं ऑल द रैशनल एंड इरेशनल नंबर, इसी चैप्टर में करेंगे हम आगे आने वाली वीडियोस में। बट मैं आपको फिर भी एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। रैशनल नंबर जो टर्मिनेट हो जाते हैं, इरेशनल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग रहते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग रहते हैं, जैसे पाई है, √2 है, इस तरह के नंबर्स इरेशनल नंबर होते हैं। एंड रैशनल नंबर, इनको छोड़ के, इरेशनल नंबर को छोड़ के जो भी नंबर्स होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर। अगेन रैशनल नंबर्स को नॉन इंटीजर्स एंड इंटीजर्स में हम डिवाइड करते हैं। मोस्टली हम इन दो में डिवाइड करते हैं। इंटीजर्स को हो गया होल नंबर एंड नेगेटिव इंटीजर्स। होल नंबर में क्या आ गया, एक तो आपका 0 आ गया, ठीक है, और नेचुरल नंबर आपके हो गए 1 2 3 टिल इनफाइनाइट। गॉट इट। तो ये हमारा सेग्रीगेशन था जो हमने नंबर लाइन पे भी देख लिया, रियल नंबर लाइन पे भी हमने देख लिया। अब आ जाते हैं बेटा हम मेन टॉपिक ऑफ ईडीएल। ईडीएल क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस अच्छे भी होते हैं। और इन क्वेश्चंस करने का सबसे खास बात क्या है बेटा, कि एक पर्टिकुलर स्टेप्स है, ये स्टेप्स अच्छे से समझ लो, इन पे बेस्ड कोई से भी क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो, नॉट डिफिकल्ट। रिपीटेडली कुछ ही स्टेप्स होती है जो हर एक क्वेश्चन में आपको रिपीट करनी होती है। गॉट इट। सो यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसका मतलब समझते हैं। सबसे पहले यूक्लिड हमारे एक अंकल थे भाई, एक बहुत बड़े ग्रीक मैथमेटिशियन थे यूक्लिड। इन्होंने इसका इन्वेंशन किया था, जिसकी डिस्कवरी की थी, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा को एग्जिस्टेंस में लेके आए थे। अब ये क्या है, इसको हम बहुत ध्यान से समझते हैं। देखो, लेमा मतलब क्या होता है, कि लेमा मतलब एक प्रूवन स्टेटमेंट है जो ऑलरेडी प्रूवन है। उसमें आपको कुछ नहीं सोचना कि ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई दिस इज हैपनिंग, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आपको बस वो मानना है कि हाँ ऐसा हो रहा है, ये स्थापित है, ऑलरेडी स्थापित है। तो यूक्लिड डिवीजन एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसकी हेल्प से हम अनदर स्टेटमेंट्स को प्रूव करेंगे। जैसे आप जब मॉर्निंग में सुबह उठते हो तो देखते हो कि सनराइज कहाँ से होता है, ईस्ट से। कभी ऐसा हुआ है क्या कि भाई आज छोटू तो सुबह उठा और उठ के उसने देखा कि भाई आज तो सन है ना नॉर्थ से हुआ है? नहीं होता ना ऐसा। हमेशा सन कहाँ से राइज होता है, ईस्ट से राइज होता है, और सेट होता है वेस्ट में। तो जब ये फिक्स्ड है, प्रूवन है, सब देखते हैं पूरी दुनिया के अंदर, जब सब सुबह उठते हैं तो उनको सूरज एक ही जगह से, एक ही दिशा से उगता हुआ दिखता है। तो दिस इज प्रूवन। ऐसे ही लेमा ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है, इसमें आपको कुछ नहीं सोचना कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। ठीक है, तो ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसकी हेल्प से हम अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। अब ये यूक्लिड डिवीजन लेमा, डिवीजन ही क्यों, मल्टीप्लिकेशन समेशन ही क्यों नहीं?
क्योंकि ये जो लेमा है ये डिवीजन के लिए ही प्रूवन है। गॉट इट? तो अब हम समझते हैं कि ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या एक्चुअली। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं सबसे पहले। तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल 2 2 जा 4, 2 का भाग देना है आपको 5 में, ठीक है। डिवीजन कर रहे हैं ना भाई, यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो डिवीजन से ही रिलेटेड होगा, मल्टीप्लीकेशन समेशन तो आएगा नहीं, उसके अंदर आ जाता है तो बात अलग है, बट होगा तो मेनली डिवीजन। तो 2 का आपको डिवाइड करना है 5 से, सो 2 2 जा 4, ठीक है। 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो 6 तो बड़ा हो गया नंबर, तो हम यहाँ पे लेंगे 4। तो हमने इधर लिख दिया, यहाँ पे आपका क्या आ गया, क्वोशिएंट 2 आ गया, एंड हियर दिस इज डिविजर, दिस इज डिविडेंड। तो अब रिमाइंडर कितना रह गया आपका 1। सो ये जो आपका डिविडेंड है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से, एंड आपका जो डिवाइजर है उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम 2 से। यहाँ पे जो 2 है उसको हम बोलेंगे डिवाइजर, 5 को हम बोलेंगे डिविडेंड, एंड 2 को हम बोलेंगे क्वोशिएंट, एंड दिस इज हमारा रिमाइंडर। ये देखो हमारा क्या है, ये डिवीजन मेथड है। अब इसका मैंने एक शॉर्ट ट्रिक ऑल्सो आपको बताया था, आपको याद होगा तो, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई विथ क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हमने पॉलिनोमियल में भी पढ़ा है स्टार्टिंग में। तो दीदी क्यूरे, आपको एक शॉर्ट फॉर्म बताई थी, दीदी क्यूरे। दीदी के पास जाता है बच्चा, तो दीदी को बोल दीदी दीदी दीदी, बच्चा बोलता है कि दीदी बोलती है क्यूरे, क्या बात हो गई। तो शॉर्ट फॉर्म है, इसको लर्न करने के लिए, इस स्टेटमेंट को लर्न करने के लिए। यहाँ पे जो डिविडेंड है 5 इक्वल्स टू क्या होगा आपका, डिवाइजर 2 मल्टीप्लाई विथ क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो देखो LHS इक्वल्स टू RHS आ जाएगा 5, तो LHS इक्वल्स टू RHS। दिस इज प्रूवन ऑलरेडी, ये सब कुछ क्या है, ऑलरेडी प्रूवन है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देते हैं। अब वो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट क्या होगा कि फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर A and B, any 2 positive integer A and B, there exist unique integers Q and R such that A equals to, जो हमने लिखा था ना, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई विथ क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे A इक्वल्स टू, A हमारा है डिविडेंड, B हमारा है डिवाइजर, Q हमारा है क्वोशिएंट प्लस R हमारा है रिमाइंडर, वेयर 0 लेस देन इक्वल्स टू R एंड लेस देन इक्वल्स टू B। देखो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपको पता होना कि जो रिमाइंडर है वो हमेशा B क्या था आपका बच्चों, B आपका था डिवाइजर, डिवाइजर से छोटा ही होना चाहिए रिमाइंडर। ऑफ कोर्स जो हमारा रिमाइंडर है था यहाँ पे 1, जब हमने 2 का 5 में भाग दिया था तो हमारा रिमाइंडर आया था 1। अब अगर ये 1 ना होते, 1 क्या हो गया, 2 से छोटा हो गया, ठीक है, 2 से छोटा है। अगर सपोज यहाँ पे 3 होता तो 3 रिमाइंडर नहीं होता, बिकॉज 3 तो 2 से बड़ा है, फिर एक और बार उसका डिवाइजन होता, एक और बार भाग जाता। ओके, गॉट इट। इसलिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, कई बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है लेस देन एंड इक्वल टू। गॉट इट। अब हमने समझ लिया लेमा क्या होता है, EDL। अब हम आ जाएंगे EDA पे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे। इसी प्रूवन स्टेटमेंट की हेल्प से हम अब प्रूव करेंगे एल्गोरिथम में। अब देखो लेमा देने वाले हमारे यूक्लिड अंकल थे, तो एल्गोरिथम भी किसने दी होगी, यूक्लिड अंकल ने दी होगी। तो हमारे अंकल क्या बोलते हैं भाई, यूक्लिड अंकल बोलते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज एन एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। एप्लीकेशन मतलब क्या होता है बच्चों, जो प्रूवन स्टेटमेंट है उसको हमने जब अप्लाई किया किसी चीज को गेन करने में, तो वो हो जाता है हमारा एप्लीकेशन। जैसे देखो मैथमेटिक्स की 2 ब्रांचेस होती है, एक होता है प्योर मैथमेटिक्स, एक होता है अप्लाइड मैथमेटिक्स। प्योर मैथमेटिक्स में हम सिर्फ प्योर मैथमेटिक्स की स्टडी करते हैं,
अप्लाइड मतलब हो गया एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स। भाई मैथमेटिक्स का कहाँ कहाँ यूज़ है, जैसे मैथमेटिक्स का यूज़ आपको हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में स्टार्टिंग में आपको बताया था कि डेटा साइंस में इसका यूज़ होता है, नंबर्स का कंप्यूटर्स में यूज़ होता है, तो वो क्या हो गया उसका एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स। वैसे ही एक यूक्लिड डिवीजन लेमा है और उसकी जो एप्लीकेशन है वो है होगी एल्गोरिथम। अब ये एल्गोरिथम क्या देती है बच्चों, EDA इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। इन वर्ड्स को ध्यान से समझना, वेल डिफाइंड स्टेप्स विद इन विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ की जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व करने में हम इसको अप्लाई करेंगे और ये पर्टिकुलर स्टेप्स होंगी। सो गाइस यूक्लिड सर ने कुछ 3 स्टेप्स बताई स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अब ये 3 स्टेप्स क्या हैं, इन्हें समझने के लिए हम सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद इन स्टेप्स को समझेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकालना आप लोग प्रीवियस क्लास में सीख चुके हो। नॉर्मल हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू HCF निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे छोटे छोटे से 2 नंबर लिए 6 और 4। 6 को आप कैसे करते हो, 6 को पहले 2 से डिवाइड करते हो यहाँ पे, सो 2 3 जा आपका हो जाता है 6, फिर अगेन 3 से करोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया आपका 1, मतलब 0 बच जाता है यहाँ पे लास्ट में, पूरी बार चला जाता है। तो 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 2 इंटू 2। अब देखो इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन है 2 6 में भी आ रहा है और 4 में भी आ रहा है। तो जो हमारा HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या है 2, सो इसका HCF हो जाएगा 2। अब ये हमारा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला हमने। यूक्लिड अंकल ने हमको बताया कि इसका एक और अल्टरनेट मेथड है, यूक्लिड एल्गोरिथम के थ्रू भी आप ये निकाल सकते हो। यहाँ तो चलो छोटा नंबर है, जब अगर बड़ा नंबर आ जाता है तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन कहाँ तक करेंगे, हम उसको डिवाइड करते रहेंगे। तो इसका एक इजी मेथड भी है जो हम इसमें हम अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा को, और उसकी कुछ स्टेप्स होंगी, उन स्टेप्स को ही हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देखो एल्गोरिथम कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स हैं, वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं, जिनमें ही आपकी यूक्लिड डिवीजन लेमा जो कि प्रूवन स्टेटमेंट है उसका हम यूज करेंगे। गॉट इट? ओके, गॉट इट। तो चलो समझते हैं एक एग्जाम्पल लेके। फॉर एग्जाम्पल 12 और 16 2 नंबर है, क्या नंबर है, 12 और 16। इनका आपको डिवीजन करना है, तो ऑफकोर्स डिविडेंड क्या होगा आपका 16, क्योंकि 12 से आपको डिवाइड करना है 16 को। आपको इनका HCF निकालना है कि फाइंड द HCF बिटवीन 12 एंड 16। बहुत ध्यान से समझना बच्चों, बहुत छोटा सा है बट आगे जाके बड़े बड़े नंबर्स आएंगे। हम इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे 1.1 और उसके सारे क्वेश्चंस लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। सो हियर 12 को जो आपने डिवाइड किया, हाउ मेनी टाइम्स, क्वेश्चन क्या आएगा इसका 1, एक बार गया 12 1 जा 12 लिख दिया आपने, रिमाइंडर कितना रहा 4। अब आपको क्या करना है गाइस कि जो ये डिविजर था आपका, ये जो आपका डिविजर था, इस डिविजर और ये आपका क्या है डिविडेंड, ये डिविडेंड है जो आपका है, ये तो खत्म हो गया, फिनिश हो गया। अब यहाँ पे जो ये एक रिमाइंडर रह गया और एक डिविजर रह गया। अब ये जो रिमाइंडर है ये तो कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइजर में, ये कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइजर में, और साथ में आपका यहाँ पे आ जाएगा दिस डिविजर इज अ डिविडेंड। ये 12 को यहाँ से उठा के हमने यहाँ रख दिया और 4 का अब डिवाइड करेंगे 12 में। सो 4 का 12 में कितनी बार जाएगा, 3 जा, ठीक है, 4 3 जा 12, तो ये आपके आ गया 0 रिमाइंडर। तो ये कब तक करना है बच्चों, जब तक कि आपको 0 रिमाइंडर नहीं मिल जाता, ठीक है। तो ये प्रोसीजर, सपोज यहाँ पे कुछ और रिमाइंडर आता तो आप क्या करते, 4 को इधर ले देते डिविडेंड में और जो रिमाइंडर होता उसका भाग लगा देते आप 4 में, उसको डिवाइड कर देते 4 से, ठीक है। तो ये प्रोसीजर तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपको क्या नहीं मिल जाता, आपको 0 रिमाइंडर नहीं मिल जाता। आपको 2 नंबर का HCF निकालना है और उसमें से बड़ा नंबर रखना है डिविडेंड। डिविडेंड मतलब A, जो हमने लेमा पढ़ा था उसका A,
एंड बी क्या हो जाएगा आपका डिवाइजर, जो छोटा नंबर है उसको आप यहाँ पे रख दोगे और फिर आप यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करोगे। कब तक करोगे? जब तक आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता। दिस इज द स्टेप ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब ये जो हमने क्वेश्चन किया है और इसमें जो स्टेप्स यूज करी हैं, इन्हीं स्टेप्स को हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में जनरलाइज करके लिख देते हैं और वही हमारा हो जाएगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देखो यूक्लिड अंकल कितने स्मार्ट निकले, उन्होंने जो स्टेप्स बनाई उसको स्टैंडर्ड कर दिया और आप लोगों की जिंदगी आसान कर दी। अब ये मत बोलना कि मैम आसान नहीं, डिफिकल्ट कर दी नहीं, आसान ही की बेटा। इन सब चीज़ों की एप्लीकेशन रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, गॉट इट। सो चलो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में देखते हैं कि क्या क्या इसकी स्टेप्स होती है। सबसे पहले हमने क्या किया? अप्लाइड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। फर्स्ट स्टेप क्या थी आपकी? a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, तो 16 इक्वल्स टू हो गया 12 इंटू 1 प्लस 4 जो आपका रिमाइंडर था। ठीक है, अब हमने क्या किया? 12 को मान लिया डिविडेंड, जो यहाँ का डिवाइजर था वो हो गया डिविडेंड और जो इसका रिमाइंडर था वो हो गया डिवाइजर। अब कितनी बार गया? 3 टाइम्स और हमें यहाँ पे रिमाइंडर मिल गया। तो HCF आपका क्या निकला? जो लास्ट वाला आपका डिवाइजर रहता है, लास्ट वन 4, वही आपका क्या होता है? HCF होता है। ठीक है, वही आपका HCF होता है। गॉट इट भाई। इस सेम क्वेश्चन को अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी करते हो तो क्या निकलेगा? आप कैसे करते हो? 12 को 2 से करोगे आप, हाउ मेनी टाइम्स? 6, फिर अगेन 3, फिर अगेन 3 से करोगे, तब आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो ये क्या हो गया? 12 का आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे ही 16 का करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 16 का यहाँ पे कर लो आप, 16 को 2 से करोगे 8 टाइम्स, देन अगेन 2 से करोगे 4 टाइम्स, फिर अगेन 2 से करोगे तो 2 टाइम्स, फिर अगेन करोगे तो 0। तो कितना हो गया? 2 इंटू 2 इंटू हाइएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं। अब हाइएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? ये 2 भी कॉमन है और ये 2 भी कॉमन है, तो कितना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया? 2 इंटू 2 4। और इसी को हमने इस मेथड से करा तो ये आ गया। अब हम आ जाते हैं स्टैंडर्ड पे। सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म्स याद करो, कई बार प्रूवन भी आ जाता है। दीज आर द 3 स्टेप्स। ये क्या है? ये 3 स्टेप्स है। स्टेप 1, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू a एंड b। a एंड b क्या है? जो गिवन नंबर्स थे आपको 2। सो वी फाइंड होल नंबर्स q एंड r such that a equals to bq plus r 0 less than equals to r and less than equals to b। यही तो हमारा लेमा था जो प्रूवन स्टेटमेंट था। यही हमारी स्टेप 1 हो गई। देन स्टेप 2, इफ r equals to 0, r मतलब रिमाइंडर equals to 0, b is the HCF। जो लास्ट डिविजर था आपका, डिवाइजर था, वही आपका क्या होगा? HCF ऑफ a एंड b। इफ r नॉट इक्वल्स टू 0, अगर रिमाइंडर 0 नहीं मिला है, देन अप्लाई द डिवीजन लेमा टू b एंड r। मतलब जो आपका डिवाइजर था वो डिविडेंड हो जाएगा, जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर बन जाएगा। तो ऐसे हमें से रिपीट करना है। कंटिन्यू। स्टेप 3 क्या है आपके? कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। द डिवाइजर एट दिस स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड HCF। करते जाओ रिमाइंडर जब तक 0 ना मिले, और लास्ट वाला जो आपका डिवाइजर होगा दैट इज HCF। दिस इज द प्रूवन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। जय हो यूक्लिड सर की, अंकल की। ठीक है, उन्होंने हमें ये स्टेप्स दे दी। अब करना क्या है? अब इन सबको जो हमने सीखा है इसको अप्लाई करना है और एक्सरसाइज 1.1 हमें करनी है। ओके गाइस। और बच्चों ये आपका माइंड मैप है, इसके लिए आपको एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां जाके आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक कोर्स अवेलेबल है, उस कोर्स को असाइन करा लेना आप अपने आप को। दिस इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां आपको सारे माइंड मैप मिल जाएंगे। अगर कभी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है, पहले माइंड मैप को गो थ्रू कर लो, रिवाइज कर लो सारा, उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करो। दिस विल बी वेरी वेरी यूजफुल। इसको प्रिंट आउट निकाल के आप अपने वॉल पे स्टिक भी कर सकते हो। ओके, अपने हैंड रिटन नोट्स बना के भी लिख सकते हो। ओके, सो गाइज यहाँ तक हमने
यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ी, और अब हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपकी एक्सरसाइज 1.1 के, और साथ ही उनको मॉडिफाई किया गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो कि आपको टर्म 1 में एग्जाम देने में हेल्प करेगा। ओके, सो चलते हैं, हम करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। देखो यहाँ पे बच्चों ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 1.1 का, इसको ही हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कर दिया गया है। साथ ही साथ बच्चों मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एक्चुअली जब ऑब्जेक्टिव आपका पैटर्न होता है एग्जाम का, तो कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं। अगर वो स्ट्रेटजीज आपको समझ में आ गई तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव्स को अटेम्प्ट कर सकते हो। इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, आपको जल्दी बता दूंगी। तो उसमें जैसे अगर 4 ऑप्शंस हैं तो कुछ ऑप्शंस तो आप बाय ऑब्जर्वेशन ही एलिमिनेट कर सकते हो, और जो आपके रिमेनिंग 2 ऑप्शन रह गए, तो अगर 2 ऑप्शन एलिमिनेट भी हो गए तो रिमेनिंग जो 2 ऑप्शन है उनको आप आंसर करके और जल्दी से क्विकली आंसर निकाल सकते हो कि दिस विल बी द आंसर। धीरे धीरे हम सारे वीडियोस में, आने वाले चैप्टर के वीडियो में जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो समझेंगे कि कैसे स्ट्रेटेजी यूज की जाती है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में। ओके, सो सी हियर इन दिस क्वेश्चन आपको 135 एंड 225 जो है इसका HCF निकालना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे ये आपको ABCD ऑप्शंस दिए हुए हैं। दिस क्वेश्चन इज सेकेंड फ्रॉम योर बुक एंड दिस इज थर्ड। इसके भी ऑप्शंस बना दिए हैं ताकि आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। ये दोनों क्वेश्चंस आपको होमवर्क हैं। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना कि फर्स्ट के सेकंड का क्या आंसर होगा एंड फर्स्ट के थर्ड का क्या आंसर होगा। देखो बच्चों, कमेंट बॉक्स में बिंदास आराम से कमेंट किया करो, वही हमें बताते हैं कि बच्चा कितना पढ़ रहा है और उसको कितना और वीडियोस का प्रोवाइड करना चाहिए, कितना वीडियो हमें डेप्थ में बनाना चाहिए, कितना आपको और ज़्यादा पढ़ाएं या उसको थोड़ा शॉर्ट में पढ़ाएं। तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर कमेंट किया कीजिए। ओके, तो अभी हम लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन। देखो 135 एंड 225 में आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगा के HCF फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पर भी एक बड़ी बात है कि कोई सा भी मेथड यूज़ करो, ऑब्जेक्टिव में एग्जामिनर को थोड़ी ना पता चल रहा है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ किया है या कौन सा किया है। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। नॉर्मली हम लोग बिल्कुल ईमानदारी के साथ यूक्लिड डिवीजन से ही सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको 135 एंड 225 दिया हुआ है। स्टेप 1 क्या होती है आपकी कि जो बड़ा नंबर है, सबसे पहले तो हम यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं कि डिविडेंड क्या होता है आपका, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई विथ क्या होता है आपका कोशिएंट Q प्लस रिमाइंडर। अब यही चलेगा, इसको हम नॉर्मली क्या लिखते हैं कि आपको लिख देते हैं A इक्वल्स टू BQ प्लस R। ये जो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है। अब स्टेप 1 में क्या करना है, जो बड़ा नंबर है 225 इज द ग्रेटर हियर, तो 225 को यहाँ पे लिख देंगे 225 ग्रेटर देन 135। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे आप 225 इक्वल्स टू 135। अब आपको Q निकालना है, कोशिएंट निकालना है। तो बच्चों मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको बताती हूँ कैसे करते हो। अब नॉर्मली आप डिवीजन लोगे और डिवीजन लेके आप क्या करोगे बच्चा, यहाँ पे 225 लिखा, यहाँ पे 135 लिया। हाउ मेनी टाइम्स इट गोज, 1 टाइम लिखा आपने 135। रिमेनिंग कितना रह गया 0, और इधर से कितना रह जाएगा आपका 12 माइनस 3 9 रह जाएगा। देन अगेन यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर है बच्चों 90, वो क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा अगले भाग के लिए। तो यहाँ पे आपने क्या किया, 135 को लिखा इस तरह से और 90 को लिखा इधर से। तो 135 अब बन गया डिविडेंड और 90 बन गया डिवाइजर। तो ये जो हमारा मेथड है डिवीजन का, इससे आप यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा की तरह ही इसको यहाँ पे लिखेंगे अभी हम। तो क्या हो गया, ये 90 हो गया। तो हम यहाँ पे इसको कितनी बार लिखेंगे, दिस विल गो 1 टाइम एंड दिस विल कम 90। तो ये आपकी नेक्स्ट स्टेप हो गई। ठीक है, इसको और सॉल्व करते जाओगे। इधर आप सॉल्व करोगे 90 का हाउ मेनी टाइम्स, 91 टाइम, और कितना रिमेनिंग रह गया आपका, ये 45 रह गया। तो नाउ अगेन 45 बन जाएगा डिवाइजर और 90 बन जाएगा डिविडेंड। और हाउ मेनी टाइम्स इट गोज, 2 टाइम्स। तो ये 2 बार जाके और रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। तो बस इसी स्टेप को आपको और मॉडिफाई करके लिखनी है, और वो क्या हो जाएगा, 135 आ गया इधर एंड इक्वल्स टू हो गया आपका 90
मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 45 एंड रिमेनिंग क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे अगेन 90 आ जाएगा, आपका a बन जाएगा एंड दिस विल बिकम 45 मल्टीप्लाई विद 2, अब हो गया रिमाइंडर 0। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हमको कब तक करना है, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता, तब तक हमें वो स्टेप्स को रिपीटली करते जाना है। तो वी विल गो द फाइनल आंसर, हमें क्या मिला लास्ट में 45। तो 45 ही क्या होगा, HCF ऑफ बोथ दीज नंबर्स, 135 एंड 225 का HCF हो जाएगा 45। तो देखो ABCD में से कौन सा आंसर है, ABCD में B इज द आंसर। नाउ सेकंड एंड थर्ड का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ये आपका होमवर्क रहेगा। देखो बच्चों, अब अपना जितना भी आपकी चैलेंजर सीरीज आने वाली है, ये न्यू पैटर्न बेस्ड आने वाली है, इसमें हर चीज़ आपको बताई जाएगी कि किस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव पेपर को अटेम्प्ट करना है, साथ ही किस तरह से एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है, किस तरह से आपको आगे प्रोसीड करना है। अच्छा, सब्जेक्टिव में तो हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता था, अब हम क्या करते थे, आंसर शीट में जगह छोड़ देते थे उतनी। अब ऑब्जेक्टिव आएगा आपका, ठीक है, तो आपको ऑनलाइन की प्रैक्टिस भी रखनी है, ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस भी रखनी है। तब आप कैसे सॉल्व करोगे और कितने क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहिए, धीरे धीरे जैसे जैसे चैलेंजेस सीरीज में हम आगे के चैप्टर कवर करते जाएंगे, आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे और आप और ज़्यादा परफेक्शन से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, इस क्वेश्चन को अपन ध्यान से समझते हैं बच्चों। है ये आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ही हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में कर दिया है, ऐसा ही होगा एग्जाम में। देखो, आपका जो NCERT है, आपको उसमें मोस्टली सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको उनसे बाहर जाके कुछ सर्च करना है, उन्हीं के अंदर देखना है, सिर्फ प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव की करनी है। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को ध्यान से समझो। एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, 616 मेंबर्स हैं, इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझो, कई बार इस क्वेश्चन को बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि कहना क्या चाहता है। भाई कहना क्या चाहते हो, तो मेंबर्स टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड एंड 32 मेंबर्स। भाई बैंड वाले जो लोग हैं वो 32 मेंबर्स तो आगे मार्च कर रहे हैं, और उनके पीछे कौन मार्च कर रहा है, 616 मेंबर्स हैं आर्मी के, तो वो मार्च कर रहे हैं इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब आगे जो 32 हैं उनको जितने नंबर ऑफ कॉलम्स में डिवाइड किया है, उन्हीं के पीछे आपको क्या करना है, 616 मेंबर्स जो हैं उनको पीछे बिल्कुल खड़ा करना है इक्वली नंबर में, और कॉलम भी उनके उतने ही होने चाहिए। तो ये तो हो गया क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग। आपको निकालना है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। ओके, तो अब आपको क्या करना है गाइस, निकालना क्या है, इसमें आपको HCF निकालना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। दो ग्रुप है, एक में है 616 मेंबर और एक में है 32 मेंबर्स। अब ये देखो, ये क्या हो गया, अगर हम देखें तो यहाँ पे 4 आर्मी के पर्सन्स बने हुए हैं, ठीक है, एनीमे जैसे लग रहे हैं ना ये जोजू। अब देखो ये 1 2 3 4 और ये कॉलम के अंदर 4 मेंबर्स हैं। तो इसी तरह से हमको परेड करवानी है और बिल्कुल कॉलम बताने के कितने कॉलम्स होंगे। तो आपको एक्चुअली इसमें HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम क्या करेंगे, यूक्लिड अंकल की हेल्प लेंगे। 616 इधर रखा हमने, इक्वल्स टू 32 और मल्टीप्लाई विथ क्वोशिएंट आएगा प्लस रिमाइंडर आएगा। अब आप कहोगे कि मैम डायरेक्टली कैसे बताएंगे, भाई डिवाइड करके देख लो इधर आप। तो हमने देखा यहाँ पे 616 आ जाएगा आपका डिविडेंड, 32 आ जाएगा आपका डिवाइजर। तो हाउ मेनी टाइम्स इट गोज, फर्स्ट ये एक ही बार जाएगा, देन रिमाइंडर कितना रह जाता है, इधर 6 और इधर कितना आ जाएगा बच्चों आपका 9 आ जाएगा। एंड सिमिलरली हियर कितना आ जाएगा आपका 2, 5 रह जाएगा, 5 - 3 2 हो गया, 296। हाउ मेनी टाइम इट गोज, अब देखो कितनी बार जाएगा। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा है ना, मैंने आपको बताया ना कि ऑब्जेक्टिव का मैं आपको सिखाऊंगी पूरे वीडियो में। तो अगर 10 टाइम्स जाता तो कितना हो जाता, 320। अब 320 से थोड़ा सा ही कम लग रहा है, ये ध्यान से देखो इसको। तो आप इसको 9 टाइम्स करोगे ना तो ये आ जाएगा आपका 288। 9 टाइम्स करके देख लो, 9 2 ज़ा 18 एंड 1 एंड 9 3 ज़ा 27 एंड 28 हो गया, तो 288 आ गया। और रिमाइंडर आपको कितना मिलेगा बच्चों यहाँ पे 8। अब ये 8 अगेन कैसे जाएगा 32 में, तो कितना हो जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स इट गोज, तो 8 4 ज़ा 32। बस यही आपको यूक्लिड डिवीजन स्टेप्स में लिखना है यहाँ पे। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे इसको, 616 इक्वल्स टू 32 मल्टीप्लाई विद 19, रिमाइंडर आ गया
0 8, तो 8 भी लिख सकते हो आप बच्चों, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। डायरेक्टली 8 लिख देंगे हम यहाँ पे, ये लिख दिया हमने डायरेक्टली 8। देखो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों की डिमांड पे ही करवाए जा रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव करवाओ मैम। आप लोगों से पोल भी डलवाया गया था, तो आप लोगों ने मोस्टली स्टूडेंट्स से कहा था यस मैम हमें प्रिपरेशन चाहिए। तो अब हम करते हैं प्रिपरेशन ऑब्जेक्टिव की भी साथ के साथ। अब आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 32, और आपको इधर आ जाएगा आपका रिमाइंडर 8। सो हाउ मेनी टाइम्स 8 4 जा कितना हो गया 32, और रिमाइंडर कितना रह गया 0। जब तक हम करेंगे जब तक हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता। तो हो गया आपका। अब देखो यहाँ पे आपका क्या आंसर आ जाएगा। सो लास्ट जो आपका बी बचता है दैट विल बी द आंसर, लास्ट नंबर। सो 8 इज द आंसर। तो HCF कितना हो जाएगा 8 इज द HCF। और HCF ही क्या था हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स। तो कितने कॉलम्स होंगे 8 कॉलम्स होंगे। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे बच्चों आपको सॉल्व करना है। आप लोगों की तैयारी के लिए देखो, जो बच्चे ESRL से पहले से जुड़े हुए हैं वो सब जानते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं जो ऑलरेडी ESRLite से हैं। अगर आप लोगों को भी ESRL से जुड़ना है बेटा, तो ये 2 आपके लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं। एक के अंदर टर्म 1 की तैयारी कराई जाएगी आपको, जो कि आपका होने वाला है नवंबर दिसंबर में, और दूसरे में आपकी टर्म 2 की ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन कराई जाएगी। अब एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि क्या खास बात है ESRL से जुड़ने में। तो गाइस यहाँ पे जो आपके ये कोर्सेज हैं टर्म 1 और टर्म 2 1+2, इनमें आपको ओवरऑल डेवलपमेंट कराया जाता है, जो कि आपके इंटरनल असेसमेंट में भी यूज़फुल रहेंगे, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। और आपको आगे भी लाइफ में, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ओवरऑल डेवलपमेंट में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, संस्कार, इस तरह के सेशंस होते हैं। हमारा पूरा एक करिकुलम, वेल प्रिपेयर करिकुलम है, जिसके अंदर आपको कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज किस तरह से इम्प्रूव करनी है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ दीज कोर्सेज। साथ ही साथ आपको ESRL का कंप्लीट सिस्टम मैं समझा देती हूँ गाइस। लेक्चर, एनिमेशन लेक्चर मिलेंगे आपको, बहुत ही शानदार विजुअलाइज कराए हुए, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर विजुअलाइजेशन के साथ में। साथ ही आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी। अब प्रैक्टिस शीट की खासियत क्या है कि आपकी जो 1A, देखो कितनी शीट्स होती हैं अपने, 1A 2A 1B 2B। तो ये जो 1A 2 है ये पूरा आपका ऑब्जेक्टिव एंड कॉम्पिटिटिव बेस्ड पैटर्न है, जिसमें केस बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन टाइप सारे होंगे। एंड 1B एंड 2B आपका सब्जेक्टिव पैटर्न है। तो आपकी दोनों तरह से तैयारी हो जाती है। ओके, एंड देन टेस्ट भी आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे एंड कुछ रिव्यू टेस्ट होंगे। टॉपिक वाइज टेस्ट भी, ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी होते हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट भी होते हैं, हर एक चैप्टर के अवेलेबल है। आप जिसका चाहे उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। सारे आपके टॉपिक वाइज टेस्ट अवेलेबल हैं, जिसमें भी सब्जेक्टिव भी हैं और ऑब्जेक्टिव भी हैं। सो हियर पर्सनलाइज टाइम टेबल मिलेगा, हर बच्चे को एक पर्सनलाइज टाइम टेबल मिलता है उसके अकॉर्डिंग। साथ ही साथ आपकी डाउट सॉल्विंग होती है, 4 लेयर डाउट सॉल्विंग, एंड मेंटरशिप होती है, जो कि आपकी 3 लेयर मेंटरशिप रहती है। देखिए आपको एक सैंपल मिल सकता है कि किस तरह से विजुअलाइज करा के आपको एनिमेटेड लेक्चर्स मिलते हैं, जिसमें आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अब ESRL के पीछे किसको, कौन है इनके डायरेक्टर, तो मैं आपको बता दूं NK सर, जो कि बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन हैं। 30 इयर्स का इनको एक्सपीरियंस है। ये लास्ट एलन में वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। तो गाइस नो डाउट कि ESRL इज द बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। साथ ही सारांश सर, जिनको कौन नहीं जानता, फिजिक्स के गुरु हैं। एंड प्रतीक सर, जो कि केमिस्ट्री के लिए फेमस है, और उन्होंने केमिस्ट्री के अंदर मास्टरपीस, एकदम जबरदस्त, इनसे पढ़ी हुई केमिस्ट्री आप भूलोगे नहीं। और दोनों सारांश सर और प्रतीक सर IIT बॉम्बे से पास आउट हैं। तो जिनका ड्रीम्स भी IIT जाने का है, सबसे पहले तो उनका ड्रीम किसी IITian से पढ़ना होता है। देखो बहुत कम IITians हैं जो एजुकेशन में इस तरह से आप लोगों को डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, वो भी 9th-10th के स्टूडेंट्स को। तो दिस इज द बेस्ट थिंग कि आप लोगों को इनसे पढ़ने को मिलेगा। 3 लेयर मेंटरशिप के बारे में मैंने आपको बताया बच्चों, ठीक है, एंड 4 लेयर डाउट सॉल्विंग। सो गाइस ये सारा पूरा ESRL का कंप्लीट सिस्टम है, जिससे जुड़ने के बाद आपको एक एक इसकी इम्पोर्टेंस को समझ में आएगा। साथ ही आपकी जो ये चैलेंजर सीरीज़ है
वो हम लोग 4 मंथ के अंदर टर्म 1 का आपका पूरा सिलेबस करवा देंगे, इवन उससे पहले ही हो जाएगा और उसके बाद आपका रिवीजन भी स्टार्ट करवा देंगे। तो आपकी टर्म 1 की पूरी प्रिपरेशन यूट्यूब पे ही हो जाएगी। आपको इसके लिए क्या करना है बच्चों, शेयर करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैलेंजर सीरीज़ के बारे में बहुत सारे बच्चों को बताना है, आप लोगों को इसको लाइक करना है वीडियो को, और जितना हो सकता है उतना शेयर करना है, ताकि आप लोगों का प्यार हमें मिले, हमें पता चले कि कितने सारे बच्चे हैं जो चैलेंजर सीरीज़ को देखना चाहते हैं और इसको सक्सेसफुल बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं। हर एक फैकल्टी यहाँ पे, विशाल सर, शुभांगी मैम, प्रवीण सर, सब लोग दिन रात आप लोगों के लिए भी मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आए। सो सब्सक्राइब द चैनल, hit the bell icon so you will get the latest updates and every video at that time. So bye bye, take care my dear students, all the best.